नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। पॉलिटी गवर्नेंस के 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं प्रीमिक्स में और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। प्रीलिम्स का रिजल्ट रिसेंटली आया है, लेकिन हमेशा से इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है प्रैक्टिस। तो कुछ 10 मिनट के अंदर अंदर हम 5 क्वेश्चन फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल है, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और आपने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में से बताना है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो प्रीमिक्स का तरीका ये होता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और एट द एंड ऑफ द 5 क्वेश्चंस आपका जो स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और देखिए कि दिन प्रतिदिन आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है या नहीं। तो इस स्टेटमेंट का आंसर है 2। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक कानून के तहत ये बनाई गई है एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। सेकेंडली, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट, इन तीनों को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए ये इसे मॉनिटर करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, बट जो स्टेटमेंट गलत है वो 3rd स्टेटमेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर नहीं आता है, इनफैक्ट ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसीलिए 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के द्वारा कौन से अधिकार को फंडामेंटल नहीं माना गया है? इन 5 में से आपने चूज करना है। सो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है बी, यानी राइट टू फूड। इसको फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2003। वहीं राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट ना मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया है ओवर अ लॉट ऑफ जजमेंट्स। दैट इंक्लूड्स द 2023 जजमेंट वेयर सुप्रीम कोर्ट टॉक्ड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड देयर अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया था बाय द मेजॉरिटी, और एक जज था, उनका कहना था कि इसे फंडामेंटल राइट मानना चाहिए। खैर, तो इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब कि ये आंसर में होगा लेकिन फर्स्ट नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो ये हटा देना पड़ेगा। अब हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ 4 पे। क्या राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इट हैज नॉट फंडामेंटल राइट? The answer is it is a fundamental right, and as recently as 2024 Supreme Court judgment has stated that the right against the adverse effect of climate change is a fundamental right under Article 14 and under Article 21. This was the judgment in MK Ranjit Singh versus Union of India case. इसके अलावा बाकी जो है, जैसे राइट टू लाइफ फॉर एनिमल्स 4th स्टेटमेंट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 2023 के मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम एनिमल्स को फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये सब राइट्स एनिमल्स को एक्सटेंड नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली, राइट टू मैरिज के बारे में सितंबर 2023 की सुप्रियो एंड अदर्स की जो जजमेंट थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में सेम सेक्स मैरिज को लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने से मना किया गया। ये भी कहा गया कि मैरिज एक लीगल राइट है, एक फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल भी नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं। इसलिए द आंसर इज 2, 4 एंड 5। चलिए 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। स्क्रीन को पॉज करें, आंसर लिखें। सो दोस्तों, सही जवाब है सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये देखने पे फर्स्ट लुक पे सही लगती है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ें। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है सिर्फ तभी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनमें से एक का भी सेशन समाप्त हो गया है तो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। रीजन, ordinance is a legislative power given to the executive but it is not a parallel legislative power। इसका मतलब कि अगर लोकसभा या राज्यसभा का सेशन में से किसी का भी सेशन एक नहीं चल रहा है तो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं।
मतलब अगर सिर्फ राज्यसभा का सेशन चल रहा है और लोकसभा का नहीं चल रहा है तो भी ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एंटायर पार्लियामेंट तो नहीं बैठी हुई है, एक हाउस का सेशन तो समाप्त हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओनली क्योंकि ओनली शब्द यूज किया है। अगर यहां ओनली शब्द नहीं यूज किया जाता और ये लिखा जाता दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, द स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट। बट क्योंकि यहां पे ओनली लिखा गया है इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? क्योंकि एक दूसरी कंडीशन भी है, एक दूसरी कंडीशन भी है कि अगर राज्यसभा का सेशन समाप्त हो गया लेकिन लोकसभा का नहीं हुआ तब भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बट लैप्स आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सेशन। ये बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर किसी भी ऑर्डिनेंस के लिए नहीं चाहिए होता है जो गवर्नर पास करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन कुछ मामलों में ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना जरूरी होता है, जैसे इफ मेजर्स विद कंपेरेबल प्रोविजंस वुड हैव नीडेड द प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल। फॉर एग्जांपल, गवर्नर के पास बिल को साइन करने की पावर्स होती हैं लेकिन कुछ बिल्स उन्हें प्रेसिडेंट को रेफर करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बिल्स जो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट की पावर्स को डेरोगेट करते हैं, कम करते हैं, ऐसे बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफर करना जरूरी होता है। अब ऐसे मामलों पे अगर ऑर्डिनेंस भी पास करना है तो भी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यह ध्यान से समझना है कि कुछ ऑर्डिनेंसेस पे जो स्टेट के गवर्नर के द्वारा पास किए जाते हैं प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए हो सकता है, इसीलिए तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है? सेकंड, एक ही स्टेटमेंट, ओनली वन। इससे पहले कि चौथे क्वेश्चन पर जाऊं, एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा। 2025 की तैयारी करने के लिए हम एक होलिस्टिक फाउंडेशन बैच आपके लिए लेके आए हैं, शेखर टू शिखर बैच। इस बैच के अंदर लाइव लेक्चर्स तो होंगे ही, लेकिन जितना भी कंटेंट है इंक्लूडिंग द टेस्ट्स एज वेल एज द प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, वो सभी फैकल्टी के द्वारा बनाए जाएंगे, कहीं से भी आउटसोर्स नहीं किए जाएंगे। तो जो उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स हैं और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को फॉलो करते आए हैं उन्हीं के द्वारा इन्हें क्यूरेट किया जाएगा। लास्टली, इसमें मेंटोरशिप के थ्रू आप फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हैं और ये बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है जस्ट कुछ समय पहले। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 2025 की तैयारी के लिए। चौथा सवाल, विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस इज यूज्ड फॉर। इन चार में से प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किस पर्टिकुलर जगह यूज होता है? आपने जवाब देना है। जवाब है बी, सेकुलरिज्म। देखिए, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के ही एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट राजीव भार्गव का दिया हुआ है और उनका कहना है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब है कि जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, स्टेट के ऑफिशियल्स मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब किसी भी धार्मिक या धर्म विशेष से एक डिस्टेंस बना के रखेंगे। किसी भी धार्मिक या रिलीजियस संस्था हो या रिलीजियस सिंबल्स हो या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हो, उससे एक डिस्टेंस बना के चलेंगे। ऑल्दो ये इनका पर्सपेक्टिव है, हो सकता है सेकुलरिज्म का मीनिंग डिफरेंट हो, लेकिन ये वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के ढेर सारे मीनिंग है। अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑफ रिलीजन की बात करता है। स्टेट यानी कि सरकार और सरकारी तंत्र वर्सेस रिलीजन, ये दोनों आपस में अपोजिंग है, अलग अलग रहते हैं, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। ना ही स्टेट रिलीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ना ही रिलीजन स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये आइडिया है। ठीक है, एक और आइडिया सेकुलरिज्म का क्या है कि पब्लिक स्फीयर में रिलीजियस सिंबल्स और रिलीजन, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी। ये भी वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है कि पब्लिक स्फीयर में अगर आपको रिलीजन सिंबल्स, रिलीजन की इंपॉर्टेंस, रिलीजन की सिग्निफिकेंस पब्लिक लाइफ में खत्म होती नजर आए तो वो सेकुलराइजेशन की निशानी होती है। ये भी वेस्टर्न फिलॉसफी का आइडिया है। लेकिन भारत के अंदर सेकुलरिज्म के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जिनमें से एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है। प्रिंसिपल डिस्टेंस कभी ये नहीं कहता कि स्टेट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत इंटरफेरेंस बकायदा हो सकती है। लेकिन स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं, कर्मचारी हैं, वो एक दूरी बना के रखेंगे रिलीजियस सिंबल से, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन से, रिलीजन के अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन से। ये उनका आइडिया है, बट इट इज यूज्ड टू स्टडी इंडियन सेकुलरिज्म। तो ये कॉन्सेप्ट फोर्थ वाला जो पॉइंट है, सेकेंड वाला जो पॉइंट है, बी ऑप्शन सही है। लास्ट
क्वेश्चन। मुस्कान इनिशिएटिव, हमेशा कोशिश रहेगी मेरी प्रीमिक्स के कि एक आध स्कीम आपको डिस्कस करूं। पिछले साल मैंने बहुत सारी स्कीम्स डिस्कस की जिनमें से आपके पेपर के अंदर 2 स्कीम्स देखी गई। तो मैंने हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन इनको प्रायोरिटी बताया था। मैंने कई बार रीइटरेट किया था स्टूडेंट्स को कि स्कीम्स बहुत सारी आती हैं लेकिन फोकस एरिया सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर पे होना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि प्रीमिक्स में हर एक बार जब पॉलिटी गवर्नेंस की प्रीमिक्स आएगी तो उसमें आपका एक क्वेश्चन स्कीम से होगा। मुस्कान इनिशिएटिव जो 2021 में लॉन्च हुआ था उसका पर्पस क्या है? ठीक है, गलती से मैंने हिंट दे दिया है। Anyways, the answer is A. Improve child-friendly healthcare delivery in public health facilities. तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या कहता है कि वो क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहता है सभी सिटीजन्स को। अब क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए 12 साल तक के बच्चों को पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में अच्छे से चेकअप वगैरह मिले, इसके लिए ये मुस्कान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, इसके जैसा मिलता जुलता एक इनिशिएटिव है लक्ष्य। लक्ष्य इज लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो जहां पे डिलीवरी होती है उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर और गवर्नमेंट सेंटर्स के अंदर, वो लक्ष्य स्कीम है। ये मुस्कान स्कीम है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। नाउ मुस्कान इनिशिएटिव का पर्पस है कि क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड की जाए पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, ताकि नवजात शिशु हो या 12 साल तक के बच्चे हों उनमें कोई डिजीजेस ना देखने को मिले और मोर्टेलिटी भी कम हो। इसमें क्या किया जाता है, एक असेसमेंट मैकेनिज्म रखा जाता है जिसके तहत सभी पब्लिक हेल्थ फंक्शनरीज जो हैं या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उनको रेटिंग की जाती है। तो ऑब्जर्वेशन स्टाफ कितना है, स्टाफ का इंटरव्यू, रिकॉर्ड का रिव्यू, पेशेंट का इंटरव्यू, ये सब रखा जाता है स्टैंडर्ड्स। अब इसमें क्लिनिकल प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए, मैनेजमेंट प्रोसेसेस फॉलो होने चाहिए, चाइल्ड और पेरेंट फ्रेंडली एम्बियंस होना चाहिए जिस हेल्थ फैसिलिटी में आप जाते हो, और रेफरल और फॉलोअप सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार आपसे दवाई लेने आ गया तो उसके बाद आपने पूछताछ नहीं की कि आगे वो बच्चा ठीक हुआ भी, या उसे अगर कोई बीमारी है तो उसे आगे रेफर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक क्वालिटी ऑफ केयर पिलर के तौर पे काम करता है। जो आप प्रीमिक्स में पढ़ते हो जरूरी नहीं सिर्फ वो प्रीलिम्स में काम आए, हो सकता है कि आप जनरल स्टडीज 2 के अंदर मेंस में भी इस पर्टिकुलर एग्जांपल को यूज कर सकते हो जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती है। इसी बात के साथ मैं आज का प्रीमिक्स समाप्त करता हूं। बताइए मुझे कि आपका स्कोर क्या आया और नेक्स्ट प्रीमिक्स के अंदर आप कौन से टॉपिक से क्वेश्चन चाहते हो। वो पर्टिकुलर टॉपिक से मैं 5 सवाल लेके आऊंगा जिसको सबसे ज्यादा कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले होंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं।